नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखेंगे सीटेट सीडीपी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 1। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन है आपके शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली, विद्यालय को संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो किस पे आधारित है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया की आवृत्ति नियम से, सीखने का तत्परता नियम से। तो किससे संबंधित है ये? सीखने के प्रभाव नियम से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित की गई पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। विशेष बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ... के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो ऐसा कौन सा है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है? दूसरों के साथ झगड़ना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, स्वयं करते हैं? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पियाजे। सृजनात्मक विकास पियाजे जी का है। तो ये किसने कहा है?
पियाजे जी ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो कौन सा है? मनोविज्ञान की समझ किससे होगी? शिक्षा मनोविज्ञान से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बना देती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो क्या करती है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमें नया चीज सीखने की प्रेरणा देती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। क्योंकि जो शिक्षार्थियों को जब प्रेरणा मिलेगी तभी वो नया नया चीज सीखना चाहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी विकल्प है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। सी नंबर है, शिक्षक के विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीखना और सुगम और समृद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वास्तविक दुनिया के जो उदाहरण हैं उनको कक्षा में लाना चाहिए। ठीक है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीटेट की पेडागोजी में जो बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, उस विकल्प पे आप लोग ज़्यादा केंद्रित रहिएगा, क्योंकि बच्चा जो स्वयं से सीखेगा या वातावरण से सीखेगा या जो चीज़ देख के सीखेगा, उससे उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा यही विकल्प सही होते हैं जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे बाहर जाते हैं तब भी कुछ सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो शिक्षण संस्थान में सिखाया जाएगा वही बच्चे सीखते हैं। तो यही नहीं सही होगा। बाकी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है ही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह कह रहा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको श्रव्य के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं। तो इसलिए इन विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सी नंबर, 3 नंबर विकल्प। क्योंकि जब श्रव्य सीडी रहेगी तो उसके माध्यम से बच्चा सुनेगा और
आराम से वो और बच्चे देख के सीखेंगे, वो सुन के सीखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो कौन सा नंबर सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। कोई बच्चा बहुत तेज होगा, कोई बच्चा बहुत कमजोर होगा। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाना चाहिए आपका? 2 नंबर विकल्प, धैर्य और दृढ़ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है? जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है? जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं लिखी हुई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब वो तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह इस कौन सी अवस्था है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बढ़ते हैं, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये गेस्टाल्टवादियों का है। ठीक, तो किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादी, सिद्धांतवादी। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अभी आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने बताई है। तो किसने बताई है? जीन पियाजे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। किसमें हो जाते हैं सक्रिय सदस्य? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी से या सीखने के लिए उत्सुक हों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। किससे संबंधित है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया? यह संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। तो कौन सा स्थान है वो? विद्यालय एवं पर्यावरण। यहाँ बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बुद्धिमान बच्चे का कौन सा लक्षण नहीं है? यही नहीं है, जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है। ठीक, तो अब बाकी विकल्प तो होंगे ही, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। अभिप्रेरित शिक्षण का उदाहरण कौन सा है? अभिप्रेरित शिक्षण का उदाहरण विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका मतलब कि बच्चे खुल के अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं उस कक्षा में, तो ये अभिप्रेरित शिक्षण के अंतर्गत माना जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता। सानिध्य मतलब संगति की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ साथ संबंध नहीं रखता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है, विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों का क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो किससे संबंधित है? 4 नंबर, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने से संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को कैसे सिखाया जाना चाहिए। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को हम लोग शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से ही सिखाते पढ़ाते हैं। विकल्प अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तार्किक चिंतन की बात कर रहा है, तो तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो किसमें तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष होती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? नहीं,
तार्किक चिंतन की बात कर रहा है, तो तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, जिसमें वो तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये चौथी अवस्था है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के ऊपर मानी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। सृजनात्मकता का पोषण कौन सा विकल्प इनमें से करता है? जिससे ऐसा क्या किया जाए जिससे सृजनात्मकता का पोषण हो? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। विकल्प 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को जांचें। ऐसे ही मिलते रहेंगे क्वेश्चन, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने 30 में से सही हुए। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।